हेलो एवरीवन। सो यार, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, उसको पसंद किया, लाइक्स किए, कमेंट्स किए, चैनल को सब्सक्राइब किया। सो रियली रियली थैंक यू। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार कि हम और ऐसे वीडियोस बना पाएँ। सो आज एक जस्ट ओपन टॉक है हंटर V350 के बारे में। जो भी कमेंट्स में क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, मैं ट्राई करूँगा उनको एक्सप्लेन करने का, और सो दैट एज ए व्यूअर, एज ए बायर, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए और आप अपना डिसीजन बना पाएँ, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो था इंजन हीटिंग इशू के बारे में। सो भाई 350 सीसी का इंजन है, क्लासिक 350 और मीटियोर में भी यही इंजन आता है। तो इंजन हीट करता है क्योंकि ज़्यादा सीसी है। नॉर्मल अगर आप किसी बाइक से इसको स्विच कर रहे हैं, आप 110 160 सीसी की बाइक से अगर आप हंटर 350 पे आ रहे हैं, तो आपको फील होगा कि हाँ, थोड़ा इंजन हीट करता है। फील भी इसीलिए होता है उसका, मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, इंजन हीटिंग लेग्स पे फील होती है क्योंकि इंजन है और उसका फ्यूल टैंक है, ये सब मेटल का बना हुआ है। यहाँ पे दूसरी बाइक्स की तरह आपको फाइबर का फ्यूल टैंक नहीं मिलता, ना कि इंजन के ऊपर कोई डिज़ाइन एलिमेंट या कोई फेंडर्स की कवरिंग या फाइबर्स की कवरिंग नहीं है शो के लिए। ठीक है, तो सब कुछ मेटल का है एक्सेप्ट द साइड पैनल। साइड पैनल पूरा फाइबर का है, बाकी सब ये फ्यूल टैंक और इंजन का आसपास का पूरा एरिया सब मेटल है। तो मेटल ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि हमें इंजन हीटिंग फील होती हो। एक तो ये रीज़न है इंजन हीट का। बाकी यार एज सच इंजन कोई बहुत ज़्यादा हीट नहीं करता। कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रैफिक में आप चला रहे हो तो बाइक एकदम बंद हो जाए ओवर हीटिंग की वजह से, है ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इस बाइक में। लो रेविंग इंजन है, कम आरपीएम्स पे भी आपको ज़्यादा पावर दे देता है कंपेयर टू अदर बाइक्स। तो कंपनी ने इंजन बनाया ही ऐसा है कि आपको टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं मिलती। टॉप स्पीड इसकी 120 से 125 ही है, बट आपको पावर अच्छी मिल जाती है, वो भी कम आरपीएम पे। तो ये इसका नेचर है इस इंजन का। इन कंपनी ने ऐसा नहीं किया कि अब इंजन में से पूरी पावर निचोड़ के निकाल ली है, इंजन को पूरा स्ट्रेस कर दिया है और फिर उसको लिक्विड कूलिंग सिस्टम दे रही है उसमें से। सो एक डिसेंट इंजन है, टॉप स्पीड के लिए बना नहीं है। 110 120 बहुत आराम से क्रूज़ करता है, उसके ऊपर 125 या 130 शायद मैक्स, किसी किसी वीडियोस में मैंने देखा 130 पे हंटर जाती है, उसके ऊपर जाती ही नहीं है बाइक। सो ये इंजन बना है सिर्फ पावर के लिए, टॉर्क डिलीवरी के लिए। 27 Nm इसका टॉर्क है और 20 bhp इसकी पावर है। तो टॉर्क इसमें भर भर के है, यानी कि आप कम आरपीएम्स पे इसको बहुत अच्छे से ओवरटेक कर सकते हो। ज़्यादा टॉर्क होने की वजह से गियरिंग रेशो भी इसका टॉल है, तो आपको बार बार ट्रैफिक में ना गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाइक उठानी है, आप सेकंड गियर में बहुत इजीली उठा सकते हो। ब्रेकर पे आपने स्लो करी, अब आपको उठानी है, सेकंड गियर लगा, उठ जाती है बाइक। फर्स्ट गियर पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस पर। सो इस टाइप का नेचर है इस इंजन का। मतलब बहुत ज़्यादा पावर हाई स्पीड देने के लिए नहीं बना है, बट पावर बहुत अच्छी दे देता है। सो इसकी वजह से मुझे तो लगता नहीं है कि आपको हीटिंग में भी कोई भी इशू आएगा। बाइक स्ट्रेस ही नहीं होती, आप पिलियन को बैठाओ 100 पे चलाओ, आपको फील होगा कि भाई इंजन बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो रहा, बहुत मक्खन चलता है। सो ये तो हो गया भाई हीटिंग इशू की बात, कि बाइक इतना कुछ ज़्यादा हीट करती नहीं है। इनिशियली जब मैंने ख़रीदी थी मुझे भी लगा था, फर्स्ट 30-35 किलोमीटर राइड करने के बाद घर पे खड़ी करी, देखा भाई ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है। आधे घंटे तक इंजन ही गर्म रहा था इसका। बट 4 to 5 days लेटर आई फिगर्ड दैट इंजन हीटिंग ऐसा जिसमें है नहीं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलाओगे या बहुत ज़्यादा हाई रेव करोगे तभी इंजन हीट करता है, वरना एकदम नॉर्मल चलता है ये। और अब तो 3000 किलोमीटर में चला चुका हूँ और 2.5 महीना हो गया भाई, अब तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता हीटिंग की तरफ। मतलब एक थॉट आता है ना कि बाइक खड़ी करी, घर पे लाके देख रहे हैं कहीं कुछ, मतलब सब ओके ओके, तो चलते चलते राइडिंग पे भी ऐसा कुछ कभी ध्यान ही नहीं गया कि कहीं हीट फील हो रही है या बाइक हीट कर रही है। सो मेरे लिए, मेरे ओपिनियन में इंजन हीटिंग का कोई इशू नहीं है बाइक पे। अब दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो ये था कि यार बाइक पे जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेक्स कैसे हैं बाइक के। सो भाई ब्रेक्स इस बाइक में ना एक्चुअली ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। जो चीज़ें इस बाइक में लगाई गई हैं ना, उनकी वजह से इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक्स की बात करते हैं। भाई फ्रंट जो टायर है ना, वो आप देखो 110 सेक्शन का टायर है, ठीक है। सस्पेंशन की आप चौड़ाई देखो, विड्थ देखो सस्पेंशन की, और उसके बाद फ्रंट ब्रेक पे
फ्रंट ब्रेक जब आप लगाते हो ना रोड पे, मैं सिटी में और हाईवेज़ पे 70 की स्पीड तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ्रंट ब्रेक से ही काम चलाता हूँ। मैं रियर ब्रेक यूज़ ही नहीं करता। अब चौड़ा टायर होने की वजह से और एकदम मजबूत सस्पेंशन होने की वजह से जैसे ही आप फ्रंट ब्रेक लगाओगे ना, तो बाइक एकदम स्ट्रेट लाइन में रुक जाती है। मतलब टायर ऐसा नहीं है कि आपका जिगजैग जिगजैग करके रुकेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में वहीं स्टॉप हो जाता है। जस्ट बिकॉज एक तो टायरों की चौड़ाई अच्छी है, प्लस सस्पेंशन इतने मजबूत और इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग दिए हुए हैं ना, शायद इसकी वजह से भी ब्रेकिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी अच्छी हो गई है। सो फ्रंट ब्रेक बाइब्री का ब्रेक है तो भाई 10/10 है, फ्रंट ब्रेक इज़ 10/10। रियर ब्रेक का मैं कह सकता हूँ कि ये 8/10 है। रियर ब्रेक से थोड़ा सा बाइट कम मिलता है फ्रंट के मुकाबले, और मुझे लगता है हर बाइक में यही है कि फ्रंट ब्रेक से आपको बाइट बहुत अच्छा मिलता है, बट रियर से थोड़ा कम बाइट मिलता है। ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 70-75 की स्पीड तक तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ब्रेक से ही काम चला सकते हो, आपको रियर ब्रेक यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट इमरजेंसी ब्रेकिंग कभी करनी है, उस टाइम पे शायद मैंने 2 बार इमरजेंसी ब्रेकिंग करी है, तो इमरजेंसी में फिर मैं दोनों ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ एक ही साथ, फ्रंट दबा के और रियर का ब्रेक लगा के। सो मेरे को फ़िलहाल कोई इशू नहीं है भाई, बाइक बहुत अच्छे से स्टॉप हो जाती है। और पिलियन के साथ था मैं तो उस दिन, जब सामने एकदम कुत्ता आ गया था, तो भाई बहुत प्यार से बाइक रुक गई थी और एकदम स्ट्रेट लाइन में रुकी थी, स्किड भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, हैंडल एकदम स्ट्रेट, नथिंग। सो ब्रेकिंग भाई 10/10 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई एक बहुत अच्छा एक बंदे ने क्वेश्चन किया था यार, एक्सपोज्ड वायरिंग है बाइक में। सो भाई मतलब ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता किसी और ने मुझसे, या शायद मैंने किसी वीडियो में देखा भी नहीं है। हंटर 350 में एक्सपोज्ड वायर्स हैं। तो भाई मैं बता देता हूँ कि एक्सपोज्ड वायर्स ना आपको यहाँ दिखेंगे, ये एक हेडलाइट के से आके ये वायर्स जा रहे हैं टैंक के नीचे, और बाकी ये कुछ एक्सपोज्ड वायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, वायर्स हैं या जो भी केबल्स हैं। सो और बाकी भाई एक्सपोज्ड कहीं इस बाइक में ना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नीले हरे काले पीले तार कहीं कनेक्टेड मिल रहे हो, ठीक है, तो उस लेवल का एक्सपोज्ड वायर्स नहीं है इसमें। जो भी एक्सपोज्ड वायर्स हैं वो सब एक मटेरियल से कवर्ड है। दिखा देता हूँ मैं आपको, एक इंसुलेटेड मटेरियल है जो भी कवरिंग है इसकी, ये ना इंसुलेशन से कवर्ड हैं और ये वेदर प्रूफ है। ये एक्चुअली इनकी शायद मैनुअल में लिखा हुआ था कि मतलब कोई ज़्यादा इशू है नहीं इसमें, और ये इनका पैटर्न है, ये थंडरबर्ड में भी, मीटियोर में भी, क्लासिक 350 में भी ये वायर्स ऐसे ही जा रहे हैं। सो मेरे को लगता नहीं आज तक कोई एक्सपोज्ड वायरिंग की वजह से कोई इशू हुआ है। तो एक्सपोज्ड वायर्स का तो इसमें ऐसा कोई इशू है नहीं भाई। देखो बाकी कहीं कनेक्टर्स तो मुझे कहीं दिखे नहीं बाइक में कि कहीं से कोई नंगे तार इसमें कनेक्ट हो रहे हों या ऐसा कुछ तो है नहीं। बाकी जो भी स्विच हैं वो सारे वाटर प्रूफ हैं। सो एक्सपोज वायर्स का तो कोई इशू लगा नहीं मुझे फ़िलहाल। बाकी यार अब राइड करते हैं रेगुलर तब पता चलेगा कि क्या कुछ सीन है इनका, कुछ प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है कभी वायरिंग से रिलेटेड। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था कि बाइक मेटालिक कलर है तो उस पर मतलब क्या पीपीएफ कोटिंग कराएं या नहीं कराएं। तो भाई मेरे सजेशन में तो अगर कंपनी आपको मैट फिनिश दे रही है तो यार उसको मैट ही रहने दो, पीपीएफ लगा के क्यों उसको ख़राब कर रहे हो। और पीपीएफ आपको लगाना ही है तो उससे अच्छा है कि आप एक पॉलिश ख़रीद लो, बाइक की पॉलिश आती है, उससे आप रेगुलरली हर संडे पॉलिश करो, आपका एकदम फ्यूल टैंक ऐसा चमकता रहेगा भाई। और पॉलिश करने से रेगुलरली एक कोटिंग चढ़ जाती है बाइक पे, तो मुझे तो लगता नहीं पीपीएफ लगाने से कुछ होगा। पीपीएफ से तो और मतलब बाइक अच्छी भी नहीं दिखती, मैट फिनिश को आप ग्लॉसी बना दोगे। तो यार बात करते हैं इस बाइक में ऐसी कौन सी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसका कंपनी ने ध्यान रखा है। सबसे जो पहली डिटेल जो मुझे भी अच्छी लगी वो ये है कि इसके सस्पेंशन पे आपको कवर्स दिए गए हैं। मेरे पास पहले जो बाइक थी उसके 2 बार सस्पेंशन से ऑयल लीक हो चुका है, और हर बार उनको सही कराने में कभी 1100 कभी 1200 रुपये लगते हैं। सो ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने पहले ही इसमें कवर लगा के दिया है, सो दैट डस्ट पार्टिकल्स ना जाएं, इस पर इकट्ठे ना हो, और वो आपकी ऑयल रिंग या जो भी ऑयल सील होती है सस्पेंशन में उसको ना काट दें। वो जब कट जाती है फिर आपका ऑयल बाहर आ जाता है।
सो ये एक अच्छी चीज़ है जो कंपनी ने दी है। दूसरी यार, कंपनी ने एक ये पिलियन का जो फुट रेस्ट है उसके पीछे एक ये आयरन का जो एंगल दे रखा है, बस ये इसीलिए कि पिलियन का जो फुट है वो कभी साइलेंसर के टच ना हो। तो ये भी एक छोटी सी डिटेल है, बट ठीक है, पिलियन के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। तीसरा भाई ये है कि जितने भी इसमें ओडो वायर, ABS के वायर्स और जितने भी ऐसे छोटे मोटे जहाँ भी वायर्स हैं उन सब पे ना ये कनेक्टर्स लगाए गए हैं यहाँ पे, सो दैट ऐसा नहीं है कि एक वायर इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, या कभी कहीं वायर टच हो रहा है, कभी आप बाइक पे बैठ रहे हो तो आपके पैरों में वायर फंस रहा है। ठीक है, तो प्रॉपरली कनेक्टेड है, इवन आगे भी और इवन पीछे भी। ये देखिए, यहाँ ये कनेक्टेड है, यहाँ ये कनेक्टेड है, तो इस टाइप से ये सारे वायर्स ना कनेक्टेड है। ये तो हो गई तीसरी डिटेल। अब एक डिटेल कंपनी ने यहाँ दी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये यहाँ से ये जो चेन जाती है, ठीक है, ये चेन के लिए इन्होंने यहाँ ये चीज़ एक ये कवर लगा के दिया है। चेन आपके कभी भी इस पार्ट पे रब नहीं करेगी, ये इन्होंने एक कवर लगा के दिया है जो कि मेरे पिछली बाइक में नहीं था। ये कवर पूरा यहाँ तक जाता है, यहाँ तक, और उसके बाद चेन ये क्रैंक शाफ्ट में और जहाँ भी ये जाती है चली जाती है। तो छोटे छोटे कुछ डिटेल्स हैं ये जो कंपनी ने थोड़ा ध्यान रखा है इनको बनाने के लिए। एक ये है कि राइडर का जो फुट पैग है ये अगर कभी नीचे टच होगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये बेसिकली ये तो आजकल हर बाइक में आता है, तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बट ठीक है, छोटा मोटा डिटेल्स है जो कंपनी ने ध्यान रखा है। तो एक कमेंट यार ये रिसीव हुआ था कि आप तो रॉयल एनफील्ड के फ़ैन हो इसलिए आप इसी बाइक की तारीफ़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है भाई, मेरे को बाइक से प्यार है। अब वो बाइक चाहे बजाज की हो, चाहे होंडा की हो, चाहे इनफील्ड की हो, बाइक अच्छी होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली पब्लिक उसको प्यार करती है। मैंने भी ये सोचा था कि पता नहीं शायद लाइफ में मैं रॉयल एनफील्ड कभी नहीं लूँगा, बट मीटियोर आने के बाद जो जेट प्लेटफॉर्म का इंजन आया है, उसकी पावर और उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रिफाइनमेंट देखने के बाद लगा कि यार अब तो वर्थ हैं रॉयल एनफील्ड की बाइक्स लेना। वर्थ इसीलिए है क्योंकि बाइक ने यार मेहनत करी है अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रोवाइज़ किया है। जो 25 साल से जो इंजन चल रहा था उन्होंने उसको चेंज किया है। रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है 650 सीसी में, और उसने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि लो प्राइस में आप कितनी क्वालिटी दे सकते हो बाइक में, कितनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। इंडिया में नहीं, इवन यूके, इंग्लैंड और भी कई फॉरेन कंट्रीज़ में चलती है वो बाइक और ज़बरदस्त बिकती है। तो भाई मैं तो, मेरे हिसाब से तो ये है कि कभी ना कभी एक कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बना देती है राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे उसको लॉन्च करती है, जिसमें राइट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एक कस्टमर को चाहिए। सो वही प्रोडक्ट आपके सामने हंटर 350 राइट प्राइस पे राइट टाइम पे आया है इंडिया में। ठीक है, आजकल टूरिंग ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, तो सबको एक ऐसी बाइक चाहिए जिस पे ओकेजनली वो लोग टूर कर सकें, हम जैसे लोग। प्राइसिंग का क्या है ना यार, अब टूरिंग बाइक तो होंडा की RS 200 है, CB 350 है, KTMs हैं, बट यार अब प्राइसिंग इतनी हाई चली जाती है ना इन बाइक्स की कि मिडिल क्लास आदमी को सोचना पड़ता है लेने के लिए। अब मैं तो पिछले 5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ बाइक्स पे, कौन सी लूँ, दुनिया भर के वीडियोस देख मारे मैंने, ले दे के सेटल होता है बंदा है एवेंजर पे, थोड़ी सस्ती आ जाती है। तो फिर यही है कि यार अब प्राइसिंग थोड़ी हाई हो जाती है तो नहीं ले पाते लोग। बट ये बाइक ऐसी निकाली है ना रॉयल एनफील्ड ने, प्राइसिंग एकदम करेक्ट है, इंजन आपको बड़ा मिल रहा है, ज़्यादा सीसी का इंजन मिल रहा है। TVS रॉनिन भी है एक कंपैरिजन में, बट 220 सीसी का इंजन है, पावर अच्छी है, टॉर्क उसके हिसाब से तो ठीक ही है, बट अगर आपको उतने ही प्राइस में अगर 350 सीसी मिल रहा है तो क्या बुरा है। आपको पता चलेगा ना कि ज़्यादा टॉर्क होता कैसा है, चला के देखो आप। और बिल्ड क्वालिटी आपको उससे स्ट्रॉन्ग मिल रही है। रॉयल एनफील्ड का भाई सर्विस सेंटर्स हर जगह हैं, प्राइस करेक्ट है। तो यही है कि बाइक कंपनी अपने लाइफ टाइम में एक ना एक प्रोडक्ट ऐसा निकाल देती है जो हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फिट बैठता है। तो यही है, इसीलिए मैंने भी ये बाइक ली। जो मेरे चेक पॉइंट्स थे वो सब इस बाइक ने पूरे कर दिए। 10th को बाइक लॉन्च हुई थी, 11th को मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, मेरे सारे चेक पॉइंट्स फुलफ़िल हो गए, तो 12th को मैंने बुक करा दी बाइक।
तो भाई एक यही छोटा सा वीडियो था आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए कि हीटिंग इश्यूज़ बाइक में नहीं है, बहुत आप इजीली इसको चला सकते हो, कोई हीट नहीं करती, ब्रेकिंग्स बहुत अच्छी है। बाकी यार आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, आपको कुछ और अगर पूछना है मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर सकूँ और सबके आंसर्स दे सकूँ, और जितना मुझसे होगा मैं आप जो अगर आगे फर्दर कुछ क्वेश्चंस करोगे तो मैं और वीडियोस बना दूंगा और क्लैरिफाई कर दूंगा चीज़ों को। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं भाई। थैंक यू सो मच देखने के